बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जंग हो या आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार हो, और या पाकिस्तान की सियासत की बात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से, PDM के हवाले से, और मुल्क के अंदर जो सियासी जोड़ तोड़ होते हैं उसमें अफवाम व तफहीम की सियासत हो, एक नाम सामने आता है, वो है साबिक वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब रेमान मलिक साहब का। इस सारी दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में उनका एक बड़ा भरपूर किरदार भी रहा। फिर FATF में जो कुछ हो रहा है उसको भी बड़ा करीब से देखते हैं। उस रीजन के अंदर खास तौर पे हिंदुस्तान का जो किरदार है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ाने की जो कोशिशें की जाती हैं उसको भी रेमान मलिक साहब ने बड़े करीब से देखा है। फिर आजकल पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल की सियासत में कोई अहम किरदार अदा कर सकती है, इस हवाले से भी सबसे ज़्यादा बाखबर रेमान मलिक साहब हो सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में मेहमान भी हमारे होंगे रेमान मलिक साहब। रेमान मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आगाज़ करते हैं FATF। ये अब सियासी मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान सारी शराइत मानता जा रहा है। एक शर्त पे आके फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना हुकूमत पाकिस्तान की आप सफारतकारी की नाकामी समझते हैं, या एक अभी पॉलिटिकल फोरम बनता जा रहा है FATF? मैं ये समझता हूँ मलिक साहब, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में वो नज़र तो नहीं आती, लेकिन उसके पीछे बहुत से बहरकात हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं नाजरीन को भी सलाम पेश करूँगा, आपको भी। देखिए, बात यह है कि अगर आप FATF की हिस्ट्री देखें और जो अमेरिका हमें डूम और कहता रहा है उस सारी की लिस्ट आप इकट्ठी कर लें तो इसके पीछे अमेरिका नज़र आता है। मैं एम वेरी वोकल इन माई स्टेटमेंट जो मैं कहता हूँ। अभी सबसे पहले तो हम ये जो लेटेस्ट हुआ है जिसमें हमारे टोटल 28 पॉइंट थे, यानी डिमांड्स थी, जिसमें से 27 हमने कवर कर ली। जो 28 थे वो भी 90% हो गई, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि जी अभी यू आर स्टिल इन ग्रे लिस्ट। अब मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊँ। अगर आपको याद होगा कि जब इन्होंने लास्ट मीटिंग जब हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, लेकिन साथ उन्होंने हमारे पे एनहांस मॉनिटरिंग ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग लगा दी। मेरा जो छठी हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन करने की वो एकदम खटकी मैंने कि इन्होंने क्यों किया। तो मैंने एक लेटर लिखा FATF के प्रेसिडेंट को कि कुड यू टेल अस as a global citizen and as a Pakistani citizen, I would like to know why have you enhanced our monitoring, जबकि इंडिया की तरफ का आपका नहीं मुँह जाता ना आपका अफगानिस्तान की तरफ जाता है। रीज़न एंड यू नो he responded, well, we don't respond to the individuals, however this is the procedure adopted by the FATF। अब सर मज़े की बात देखें कि 5 पॉइंट यानी कि 5 डिमांड्स उन्होंने कल दोबारा हमें दे दी, और वो 5 डिमांड्स जो हैं वो जस्टिफाइबल नहीं हैं। और वो डिमांड्स के उन्होंने दिए हैं वो है पैसिफिक एशिया का ग्रुप है जिसमें इंडिया है। तो अगर आप ये देखें कि और फिर उन्होंने जो मेन चीज़ के साथ लिंक किया है कि जो हमारा पहला प्लान था 28 पॉइंट का, और अब ये सेकंड प्लान का नाम उन्होंने दिया है 5 पॉइंट्स का। तो पहले पॉइंट में वो कहते हैं कि जब तक उन लीडर्स की या उन इंडिविजुअल्स की या वो जो लोग टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन नहीं हो जाती उस वक्त तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो उन्होंने लंबा डाल दिया ना। आपको पता है पाकिस्तान का सिस्टम प्रोसिक्यूशन का, दुनिया पूरी में प्रोसिक्यूशन और जो इन्वेस्टिगेशन होती है टाइम लेती हैं, और प्रोसिक्यूशन का मतलब था ट्रायल कोर्ट या ट्रायल प्रोसीडिंग्स। तो अगर आप प्रोसीडिंग्स वो कंप्लीट नहीं होंगी तो क्या FATF हमें सारी उम्र के लिए रखेगा? इसलिए आज मैंने रिएक्ट किया है और कल मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये या जाएं ICJ में जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट करें, दिस इज अ प्योर डिस्क्रिमिनेशन, टोटल डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा पाकिस्तान के पास ये है कि बाइकआउट कर दें, इसको जो करना कर लें। बाइकआउट करने का पाकिस्तान को क्या फायदा और नुकसान क्या होगा रेमान मलिक साहब? देखिए, नुकसान तो हमें बहुत ज्यादा है। जब आप ग्रे लिस्ट में होते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि LC खोलना, पाकिस्तान में लोन मिलना, दे आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपके फाइनेंशियल सिस्टम में खराबी पैदा करते हैं। अगर आप देखें रेमान मलिक साहब, अगर हमारे ऊपर ये दबाव है, इंटरनेशनल दबाव है और जानबूझ के हमें ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है,
तो फिर बाज़ ऐसे रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, सूबाई वुज़रा हैं, उनके ये गैर संजीदा बयान जो सामने आते हैं कि ये माजी की हुकूमतों ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ नहीं किया इसलिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है, ये सियासी बयानबाजी है या हकीकत है? देखिए जी, सियासी बयानबाजी कुछ हो, मैं गलत बयान दूं या कोई और गलत बयान दे, क्या कहते हैं वो चाकू जो है वो खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, नुकसान मेरे मुल्क को होता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। मैं इनको थोड़ी सी टीचिंग दे देता हूँ जो कि मैंने इसमें देखी है। भाई ये हमारे पे प्रेशर आ रहा है बिकॉज अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं और ये हमें ग्रे लिस्ट में रख के हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं। और अगर आज हम नहीं उठे और हमारी हुकूमत ने हिम्मत से काम ना लिया और बहादुरी से काम ना लिया और वो सारे फोरम जिसमें हम एजिटेट कर सकते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को। अब एक मिसाल देखें मलिक साहब, आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको लंदन से जानता हूं, मुझे ये बताएं कि जो भी इंडिया को इन्होंने अभी तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू की, सिर्फ उनको कहा कि हमने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। अब एक तरफ तो हम पिटे जा रहे हैं सारी की दुनिया भर से, अगर देखा जाए पूरी नज़र दौड़ाएं, कभी किसी को इतनी डिमांड्स नहीं मिली फॉर इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह पाकिस्तान को मिली हैं। अब दूसरी तरफ इंडिया की प्रोलिफरेशन देखें कि 160 केसेस हो चुके हैं और ये 7.1 किलो का जो इनरिच्ड यूरेनियम था ये भी पार्ट में आता है फैट एफ की। सारी वायलेशंस करके वो फिर भी अभी फैट लिस्ट के बेबी बने हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और अगर आप फैट एफ के इस मीटिंग से पहले अगर आप स्टेटमेंटें कुछ देंगे तो आपको समझ आनी चाहिए थी। इसलिए मैंने 2 हफ्ते पहले प्रेडिक्ट किया था कि मैं नहीं देख रहा कि ये फैट लिस्ट से हम बाहर आते नजर आ रहे हैं। मलिक साहब, हम बाइकआउट करने की पोजीशन में हैं। मलिक साहब, हम बाइकआउट कर सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकेंगे? तो अगर देखें, अगर बाइकाट नहीं भी करते, आप फैट एफ लिस्ट में तो चले गए हुए हैं, वो लेके चलते जाएंगे, लेकिन कम से कम अगर आप बाइकआउट नहीं करते तो वहां तो चले, आईसीजे में तो चले जाएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दें, अपनी दूसरी जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एज कम्पेयर टू अदर मुल्क कंट्रीज वो दें, आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है वो तो करें, आप यूएन में जाएं कि पाकिस्तान के साथ एज ए कंट्री ज्यादती हो रही है। और अब जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि लीडर्स की और जो जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग में लोग इन्वॉल्व उनकी प्रोसिक्यूशन, और जब तक वो नहीं हो जाती, ट्रायल नहीं हो जाती, तब मुझे बताएं हमने किसने भेजी है? अभी सबसे ज्यादा बदनाम किसने किया मनी लॉन्ड्रिंग में? मनी लॉन्ड्रिंग केस ना होने के बावजूद भी हमने उनको मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना के बाहर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कर दिया। सर देखें, हमें हैसियत एक कौम सोचना पड़ेगा कि हमें वो काम करने चाहिए जो आने वाले वक्त में मेरे पाकिस्तान के लिए, आपके पाकिस्तान के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के पाकिस्तान के लिए हम उनके लिए आसानियां पैदा करें, बल्कि ये इस किस्म की हर्डल्स, इश्यूज, बदनामी नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ है कि अभी तक कोई एक रेगुलर किस्म की एक इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया। मेरा तो रिएक्शन देना है, मैंने देना है किसी भी सूरत में हो, क्योंकि मुझे कल मैंने थोड़ा रिएक्शन दिया था इंडिया पे, और इंडिया से मुझे ठीक ठाक धमकियां आ रही हैं। आई एम केयर, आई टेल ऑल द इंडियंस कि भाई आप जितनी मर्जी मुझे धमकियां दो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप फेवरिंग माय कंट्री, आई विल कंटिन्यू टू स्पीक इन फेवर ऑफ माय कंट्री। इंडियन क्यों धमकियां दे रहे हैं मलिक साहब आपको? देखे ना, ये मैंने जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की जो रिच यूरेनियम का उनको एक्सपोज किया पूरी दुनिया में, डिसइंफो लैब में उनको एक्सपोज किया है, अभी तक किसी ने नहीं किया। तो वो समझते हैं पता नहीं सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूं। भाई दुश्मन तो हर कोई जो पाकिस्तान के खिलाफ करता है, पूरे पाकिस्तान खड़ा, मैं भी खड़ा हूं। मेरी कुछ बड़ी सीनियर लोग हैं गवर्नमेंट के, उनसे बात हुई, मैंने कहा मैं फिलहाल इस मीटिंग से पहले नहीं बोलता, इसलिए कि कहीं कल को कोई ऐसी बात होगी कि मलिक साहब ने सख्त बात कर दी थी इसलिए वो फैट एफ लिस्ट में रह गया। लेकिन मैंने कहा लेकिन ये लिख के रख लीजिए, मैंने टाइम भी बताया कि हमें वो लिस्ट से नहीं निकालेंगे। मेरी जो इंडिकेशंस हैं आपने ज़हनी तौर पर मैंने सोचा है, क्योंकि अगर उन्हें हमें निकालना होता तो हमें एनहांस्ड टेररिस्ट फाइनेंसिंग की लिस्ट में ना डालते और ये चीज़ ना करते जो उन्होंने की है। अभी जो 5 पॉइंट दिए हैं वो तो आप करते रहेंगे, वो कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए हमें अपना एक अल्टरनेट सोचना पड़ेगा, लॉबिंग करनी पड़ेगी, अपने साथ दोस्तों को मिलाना पड़ेगा, यूएन में जाना पड़ेगा। अगेन आई एम वार्निंग द गवर्नमेंट कि अगर ये आईसीजे में ना गए तो हो सकता है वो ग्रे लिस्ट से हमें ब्लैक लिस्ट में ले जाए। मेरे सब एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में जो एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है। एक तरफ एफएटीएफ की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक बार फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। इस पर बात करेंगे आप शॉर्ट ब्रेक।
पुराने एक बार फिर खुशामदीद। मलिक साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक तरफ FATF की तलवार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर फिर कुछ दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, इनकी कड़ियां कहां जाकर मिलती हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो भी लाहौर में हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक सारी स्कीम है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अगर आपको याद होगा तो आपके ही प्रोग्राम मैंने एक चीज़ थोड़ी सी डिस्क्लोज की थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन पम्प्ड इन पाकिस्तान टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। मैं ये लाहौर का जो इंसिडेंट है, दो मैंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक और मेरी असेसमेंट के मुताबिक इसमें एलियन हैंड है। ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हर बार हम एक जनरिकली कह देते हैं कि इसमें फलां का हाथ है। मैं ये सोचता हूँ और समझता हूँ कि इसमें इंडिया का हाथ है और किसी और मुल्क का भी हो सकता है। अब आ जाए आपके अफगानिस्तान जिस तरीके से इस वक्त डिटीरियोरेट हो रहा है, और मेरी इन्फॉर्मेशन आज सुबह की थी कि 35 किलोमीटर जो है वो सियाग्राम जो एक डिस्ट्रिक्ट है उनका, वो भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो गनी साहब और अब्दुल्ला गए थे US में, और उस मीटिंग में जो बाइडन के साथ जो हुई, जो मैंने मुख्तलिफ आज अमेरिका के अखबार देखे और थोड़ी मैंने रिसर्च की, उनको कुछ वहाँ से खास मिला नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है कि चाहे यू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स एंड वी कैन नॉट कम इन इट। लेकिन इस सेंटेंस को मैं सीरियसली लेता हूँ। इसका मतलब यह है कि देयर इज एडवांसमेंट ऑफ तालिबान टुवर्ड्स द कैपिटल। अब एक और चीज़ जो मुझे आज सुबह पता चली कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने दो चीज़ें की हैं कि काबुल के इर्द गिर्द जो वारलॉर्ड्स रहते हैं उन सबको असला दे दिया, एग्जैक्टली उसी तरह जैसे नजीब ने दिया था बिफोर लीविंग अफगानिस्तान। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दरख्शां का एक गवर्नर था जो कि प्रो पाकिस्तान भी था और उसने बड़ी रोक के रखा हुआ था ये जितने अटैक होते थे इस तरफ हमारे गिलगित इसके चित्राल की तरफ। कल उन्होंने उसको बाई फोर्स चेंज किया है और 10,000 फौज जो है वहाँ पे भेजी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और देखें अभी शायद पब्लिक में खबरें नहीं आई हैं लेकिन बॉर्डर पे जो अफगान महाजरीन हैं वो पहुँच चुके हैं और दे आर ट्राइंग टू मेक देयर वे। अब पाकिस्तान ज़ाहिर है ठीक कर रहा है कि जब तक बायोमेट्रिक नहीं होते, किसी के पास पासपोर्ट नहीं होता, उसको नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटी को भी सामने रखें तो पाकिस्तान को एक जगह कॉर्नर ऑफ करके उनको दे देनी चाहिए, भाई ठीक है तुम यहाँ रहो। देखें अगली बात कि अब जो वही तालिबान जिनकी खिदमत हुई, जिनको कंधार के रास्ते जनरल बाबर ने, और मैं उसमें क्योंकि जनरल बाबर के साथ एक क्लोज एसोसिएट था, मुझे पता है कि मुल्ला उमर के साथ क्या बात हुई थी, क्योंकि मुल्ला उमर की उस मीटिंग में जनरल बाबर के साथ मैं भी था और दो उनके सीनियर लीडर भी उस वक्त थे। और जिस वक्त पूरे डिप्लोमेट्स को लेके गए थे वहाँ पे कंधार में, और उस वक्त जो सिचुएशन थी लोग समझते थे कि शायद तालिबान आगे ना जा सके, लेकिन विद इन नो टाइम जिस तरह उन्होंने कैप्चर किया वो भी आपके सामने है। लेकिन अब ये सिचुएशन एज वी टॉक टुडे, तालिबान की वो सिचुएशन नहीं है जो पहले थी, क्योंकि उस वक्त देयर वाज टोटल यूनिटी। अब इनमें 4 ग्रुप बन चुके हैं, जो कि मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता, डिटेल बताना चाहता हूं, लेकिन स्ट्रांगेस्ट ग्रुप फिर भी अभी यही है जिसमें मुल्ला हैबतुल्ला और मुल्ला उमर के बेटे याकूब उमर और तीसरे हकानी साहब जो हैं, सिराज हकानी, ही इज़ द मिलिट्री पावर, ही इज़ द एक्चुअली मैन बिहाइंड द गन। तो ये 3 डेप्टी जो हेड हैं ये हैबतुल्ला के साथ होते हैं। हैबतुल्ला इज नाउ डिक्लेयर्ड एज द अमीरुल मोमिनीन। लेकिन होगा क्या फिर मलिक साहब, होगा क्या फिर अगर अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान अगर कैप्चर कर लेते हैं? नहीं, वो आप देखें ना, अमेरिका की स्टेटमेंट देख लेना कि हमारे 6 महीने के अंदर अंदर निकलने के बाद तालिबान विल टेक ओवर ऑफ कोर्स काबिल। लेकिन इसके साथ जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तालिबान की जो मीटिंग इंडिया में हुई और जो तालिबान की मीटिंग पिछले दिनों जस्ट अबाउट वीक एंड हाफ जो वहाँ पे हुई, कतर में हुई, और जिसमें एक बड़ी डिटेल से मीटिंग उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई, दैट इज़ रियली वेरीसम फॉर मी। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि आने वाले तालिबान क्या प्रो इंडियन होंगे या प्रो कोई और कंट्री होंगे? दैट इज़ वेयर पाकिस्तान हैज़ टू असेस एंड इंश्योर। लेकिन मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड है वो शायद उनको बहुत परेशानी है, वो पाकिस्तान को इस पूरी इक्वेशन में निकालना चाहते हैं। लेकिन मेरे साहब फौजी बर्तरी के साथ अफगानिस्तान में आने वाले तालिबान को कौन कबूल करेगा? पाकिस्तान कबूल करेगा?
देखें ये तो डिपेंड करता है कुछ वक्त तो आप पहले तो हम लेके गए थे, उनको कबूल भी किया, अमेरिका ने भी किया और सऊदी अरेबिया ने किया, सारे मुल्कों ने किया। और आप ये भी एक चीज़ बताऊं कि तालिबान जिस अंदाज से अग्रेसिवली जा रहे हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब कतर में एक मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा जी हम इस मीटिंग उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक उनका फ्लैग जो कि वो अफगानिस्तान एमिरेट्स के नाम से बनाया हुआ है वो यहाँ नहीं होगा। दैट मीटिंग वाज सस्पेंडेड। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अमेरिका भी माना और उसके बाद यूएन ने वन टाइम वेवर दिया। तो अगर वो इतने परसिस्टेंट हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसे फोरम पे मजबूर करके अपना झंडा लहरा के बात करके साइन करके डंके की चोट पे जाते हैं तो सर वो अभी क्यों नहीं करेंगे। अब जबकि जो गवर्नमेंट है वो वीक हो चुकी है। अब देखना ये है कि क्या गनी साहब की गवर्नमेंट जो है सस्टेन कर सकेगी ये प्रेशर जो कि तालिबान की तरफ से आ रहा है। सिर्फ तालिबान नहीं है, अब उधर नॉर्दर्न लाइन्स से जो अहमद शाह मसूद है उसका बेटा भी आगे बढ़ रहा है, अबू सियाफ जो उधर वहाँ पे वो भी बढ़ रहा है। अब वहाँ पे हज़ारा के जो शिया बरादरी के लोग हैं और वो भी इनके तो फिर अफगानिस्तान एक खाना जंगी का शिकार होने जा रहा है मलिक साहब। जी मैं तो देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो कल से खाना जंगी शुरू हो चुकी है लिमिटेड स्टेज पे। हालां जो अफगानिस्तान की हुकूमत ने कोशिश की है कि गिरदोनवा में जो असला दिया है, और इसमें प्रॉब्लम ये आएगा सर जो मुझे नज़र आ रहा है, आप देख लीजिए, नोट करके रख लीजिएगा कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन बढ़ेगी, जो वारलॉर्ड्स हैं जो ज्वाइन कर देंगे इनको तालिबान को, अगर वॉरलॉर्ड्स ने उनको ज्वाइन कर लिया तो डेफिनेटली दे विल हैव अपर हैंड, क्योंकि इस वक्त 80% से ज़्यादा जो कंट्रोल है वो अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान है उनका है। अभी वो बड़ी होशियारी से काम ये कर रहे हैं कि उन्होंने जितनी आर्टरीज हैं यानी कि जितने इनलेट आउटलेट टू काबिल हैं उन पे तकरीबन सब पे कब्जा किया हुआ है। सब यूएस क्या करेगा? तालिबान अगर काबज हो गए काबुल पर और उसके साथ अफगान हुकूमत, एक तरफ अमेरिका की इत्तेहादी है, दूसरी तरफ तालिबान के साथ भी रवाबत है अमेरिका के, यूएस क्या करेगा? सबसे बड़ी बात मलिक साहब, सबसे बड़ी बात ये कि पहले क्या कर लिया था जब वो आगे थे तालिबान, मुल्ला उमर की हुकूमत शुरू हुई थी तो कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि रिकॉग्नाइज्ड हो गया था। इफ यू रिकॉल, मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके दिल में इनके लिए प्यार होता और कोई हमदर्दी होती और वो ये खाना जंगी बचाना चाहते थे तो वाइल दी अमेरिकन फोर्सेस वर देयर, इनको वहाँ पे एक इंटरम सेटअप इंस्टॉल कर देना था। उसी तरह ही जैसे पहले गए थे यूएसएसआर वार की, जब वार ख़त्म हुई, मैं डायरेक्टर एफआई था उस वक्त पेशावर में जी। और मैं अच्छी तरह याद है, मैं मीटिंगों में भी जाता था। उसमें उनके जो थे हुकूमत यार, उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया और रबानी को प्रेसिडेंट बनाया और एक इंटरम गवर्नमेंट बना के उन्होंने एक सेटअप चला दिया। कम से कम वो ये थी कि खाना जंगी रुक गई और लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमें कोई पॉलिटिकल वे आउट करना चाहिए। लेकिन उसमें भी जब उसामा बिन लादेन आ गया और हिकमत यार पहले उसके साथ था, जब उनकी लड़ाई होगी आपस में, और फिर जब ओबीएल जो है वो चला गया मुल्ला उमर के साथ, विच वाज नॉट लाइक्ड बाय द वेस्ट। और फिर ये भी मैं कर्ज करता हूँ, एक चीज़ डिस्क्लोज करता जाऊँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने कोशिश की थी कि ये जंग ना हो और ये जो हमला होना है अफगानिस्तान पे अमेरिका का ना हो, और मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई। और मेरा एक दोस्त है अफगानिस्तान में जो कि वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, और इस वक्त वो सऊदी अरेबिया में होते हैं और उसमें भी होते हैं, मैं उसको कांटेक्ट किया और उसने फिर ये बातचीत शुरू कराई। और कोई यूरोपियन मुल्क थे कुछ, कभी बुक लिखूंगा तो पूरी डिटेल आएगी, उस पे उन्होंने मुल्ला उमर को जो जाती असर सूख था और उनका एक स्पोक्स मैन होता था जो कि पाकिस्तान में एम्बेसडर भी रहा है, वो इसका वो विटनेस है। और मुल्ला उमर ने कहा कि मैं उसामा बिन लादेन आपको दे देता हूँ, आप ले जाएं थर्ड कंट्री में यूरोप, उसको ट्रायल कर लें। लेकिन उस वक्त फिर अमेरिका ने जो मैसेज मोहतरमा का दिया, जो कि मैंने भी कन्वे किया, कि अमेरिका सेज इट इज़ टू लेट नाउ, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू अटैक। और उसमें कुछ मुल्क यूरोप के थे जो नहीं चाहते थे कि ये अटैक हो, बट अमेरिका वांटेड टू डू दैट, अमेरिका डिड दैट। और अब क्योंकि अमेरिका विड्रॉ करना चाहता था, अमेरिका ने विड्रॉ किया। और अब देखना ये कि क्या
जो प्रेसिडेंट गनी है वो रहेंगे, उनकी कैबिनेट रहेगी। अब इनमें आपस में भी अच्छी खासी रिफ्ट पड़ गई है। मेरी इतलात ये हैं कि हनीफ इम्तियार जो इनके साथ गए थे, उनको उन्होंने ना जो बाइडेन के पास लेके गए हैं, ना उसे पेंटागन में लेके गए हैं, ना उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट में ले गए हैं। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ देयर प्रोमिनेंट लीडर एंड अ पार्टनर। तो इसका मतलब ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इवन गवर्नमेंट में भी मैं रिफ्ट देख रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, जितने भी लोग आए वहाँ से, उसमें इंक्लूडिंग तालिबान। और ये वो वक्त है कि क्या अच्छा होता कि गनी साहब भी और तालिबान भी ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान को इसमें आगे आना चाहिए, पाकिस्तान इसमें मीडिएटर बन के दोनों की अगर सुलह करा के काम करता, दैट वाज द राइट वे। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं किया, पाकिस्तान को कुछ और ही कहते रहते हैं। उन्होंने वो चले गए टर्की। अब टर्की में उन्होंने जो फैसला किया कि हम ये हैंड ओवर कर देते हैं एयरपोर्ट टू तालिबान, बेसिकली वो एयरपोर्ट तो नहीं, सॉरी टू टर्किश ट्रूप्स, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ एयरपोर्ट नहीं था, दैट वाज लाइक टेकिंग ओवर ऑफ द एरिया। लेकिन तालिबान ने उसको रिग्रेट किया। अब क्वेश्चन ये है कि वाई अमेरिका हैज टेकन टर्की इनटू कॉन्फ्रेंस एंड नॉट अस। तो उसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा, परसों जरा पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने ये लिखा है कि देखें 2023 में जो ऑटोनमस अपायर थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था अरब वर्ल्ड के साथ उस वक्त, जिसके मुताबिक वो 100 साल मक्का मुकरमा से और मदीना शरीफ से भी चले जाएंगे, और जो अपना ब्लैक सी है उसको छोड़ देंगे, और जो सीरिया का कुछ इलाका है और उस वक्त पैलेस्टीन के इलाके को छोड़ देंगे। और वो यूरोपियन एक कंट्री ने ये सारी पीछे उनको कर करा के, आपने देखा कि मुआहदा भी हुआ, वहाँ का सिस्टम चेंज हुआ, और पैलेस्टीन का जो इलाका था जब वो खाली करवाया उन्होंने, तो उसमें इजराइल को बचाया। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी यूरोप की। अब मैं ये देख रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ नहीं होती, और ये जो मैंने बात की है कि टर्किश का जो कंट्रोल वापस लाने के लिए अगर ये जंग शुरू हो गई, तो उस सूरत में तो जो अरब स्प्रिंग का पुराना प्लान था यूएस का, वो तो मुझे अब बाद में होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान अपनी गेम सेफ प्ले करे। मलिक साहब, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की, कि पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। रहमान मलिक साहब, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी के लाहौर में डेरे होने क्या जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाजी तहरीक किसी मंतकी इंजाम तक जाने की प्लानिंग की जा रही है, हुकूमत को हटाने की मनसूबबंदी हो रही है। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी क्लियर हो चुकी है। देखें, एक अदना वर्कर के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मेरा प्यार भी है, मेरी मोहब्बत भी है, और मेरी एक सियासत की एक सीढ़ी है। और मेरी तो दुआ होगी कि मेरी पार्टी ही सब कुछ करे, और मेरी ये भी दुआ होगी कि आसिफ अली जरदारी साहब इन सारी चीज़ों को लेके चलें, जो कंसेंसस भी कराएं, और अगर कोई तारीख भी चलती है तो उसको लीड करें, बिकॉज ही हैज़ द कैपेसिटी टू गेट पीपल इन वन ड्राइंग रूम, सिट टुगेदर एंड डू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। अल्लाह करे ये हो। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो आपके सामने है फॉर द लास्ट 2.5 ईयर। और पहले दिन से जैसे हमारी हुकूमत की प्रेडिक्शंस होती थी कि बस गई, एक तोता लेके बंदा बैठ जाता था, वो भी बात करता था। तो बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त जो हालात हैं खित्ते के और जो वाक़यात चल रहे हैं, हमारी कौम पूरी को और ख़ासतौर पॉलिटिकल हायरार्की को बैठ के कुछ चीज़ें तय करनी चाहिए, जिसमें इकॉनमी बहुत ज़रूरी है। और जिस अंदाज से आप इकॉनमी की बात कर रहे हैं और जिस तरह इकॉनमी नीचे जा रही है, आपके लिए सियासत जो है वो सेकेंडरी चीज़ है, इकॉनमी जो है वो पहले प्रेफरेंस आनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि जो आने वाले वक्त में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे मलिक साहब, फिर ये समझा जाए कि इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं? देखें जी, वो तो आए थे कॉन्स्टिट्यूशनली आए हैं, तो वो बैठने के लिए आए हैं ना। तो अगर सियासतदान इतने पावरफुल हों, अपोजिशन में कोई झगड़ा ना हो और वो एक करके आगे आए, तो और हमेशा सियासी तब्दीलियां जो होती हैं वो सियासत के जो दिए हुए अंदाज होते हैं, वो दिए हुए तरीक़ाकार होते हैं, उसी से होते हैं। मेरे कहने से या आपके कहने से कोई बदलता नहीं है। जब इट इज़ अ न्यूमेरिकल नंबर, जिसके पास न्यूमेरिकल नंबर है, ही इज द विनर। क्या आपको लगता नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी संजीदा नहीं है अपोजिशन करने के लिए, ना इन नंबर्स पूरे करने के लिए?
नहीं, देखें संजीदा तो दोनों ही होंगी, लेकिन जो तरीकाकार है वो देखना बड़ा ज़रूरी होता है ना। आप देखें, मुझे किसी ने कहा कि आपने कैसे गैस किया है कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर चले जाएंगे 2 महीने पहले, तो मुझे बाद किसी ने क्लिप भी सुनाया, पता नहीं आपका था किसी और दोस्त ने सुनाया। मैंने कहा यार मैं बॉडी लैंग्वेज भी देख रहा हूँ, कुछ जो हालात और वाक़यात में देख रहा था कि मियाँ साहब बाहर चले जाएंगे। मैंने ये भी कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बेल हो जाएगी, वो भी आ जाएंगे। और आपने देखा कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इंडिपेंडेंट और बड़ा अनबाइस्ड होकर बात करता हूँ। अब जो वो स्टेटमेंटें पहले आती थी PMLN से, उस अंदाज की वो स्टेटमेंटें नहीं हैं। आई एम ग्लैड कि एक माइल्ड तरीके से हम चल रहे हैं। हम तो पहले ही माइल्ड थे, लेकिन सर्टन वेज हमारा भी है, क्योंकि आपने पाकिस्तान में सियासत भी करनी है। सिर्फ आप चुप हो जाएंगे तो लोग कहेंगे डर गया है। तो बहुत सी चीज़ों को सामने रखते हुए वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हम इसको जिस अंदाज से, जिस बुरे हालात से गुजर रहे हैं, और मैं अभी पहले वार्न कर रहा हूँ 15-20 दिन के बाद बहुत शोर होगा यहाँ पे, और लोग कहेंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन उस वक्त बहुत सी आवाज़ें उठेंगी कि सारी कौम इकट्ठी मिलकर बैठे, ये भी आवाज़ उठेगी कि पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठ के बात करें। और ना डिपेंड्स ऑन इमरान खान, अगर उनको मौका मिला है तो ही शुड आल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड गेट द इंटायर अपोजिशन इन हिज हैंड, और उनसे बात करे। और लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें तो बहुत दूरियां हैं रिजवान मलिक साहब अपोजिशन की और इमरान खान साहब के माबैन। मैं दूरियां, सियासी दूरियां सर एक दिन में ख़त्म हो जाती हैं। कभी आपने तो देखा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जो हैं और नवाज शरीफ साहब मेरे घर में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रहे होंगे। क्या आपने सोचा था कि मैं जनरल मुशर्रफ के साथ मीडिएटर बन के मीडिएशन कर रहा हूँगा विद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो? क्या आपने सोचा था कभी कि आसिफ अली ज़रदारी, जिस पे इतने झूठे इल्ज़ाम लगे, ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? तो ये सारी चीज़ें। और एक वक्त वो आया था, आपको देखा मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे तो उनका एक बंदा भी एयरपोर्ट में नहीं आया था। और एक वक्त आया कि वो थमे नहीं पावर के साथ, वोट पावर के साथ ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो ये पाकिस्तान की सियासत। तो आपको लगता है मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर मुझसे आप टेक्निकली पूछे तो मैं नहीं समझता वो वापस आएंगे, और वो वापस खुद भी नहीं आएंगे, और मेरा ख्याल है उनको लाया भी नहीं जाएगा और लाया नहीं जा सकता। कि कानून ऐसा है कि जिस मुल्क में डेथ पेनल्टी हो, उस मुल्क में यूके कभी भी किसी को नहीं एक्सट्राइड करता या डिपोर्ट करता, तो लिहाजा वो सेफ है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि क्या एक कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान में विद ऑल द स्टेक होल्डर आ जाती है, तो देन आई एग्री विद यू कि मियाँ साहब आ जाएंगे पहले ही चांस पे। बट इन द गिवन सिचुएशन मैं जो देख रहा हूँ और जो स्टेटमेंटें आ रही हैं और जिस अंदाज से मैं पोलराइजेशन देख रहा हूँ, लेट मी यूज अ वर्ड, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ जैसा ज़ीरक इंसान जो कि काफ़ी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका एक अपना हल्का भी है, आई डोंट थिंक ही विल टेक अ रिस्क ऑफ कमिंग टू पाकिस्तान। ज़रदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज मलिक साहब क्या बता रही है आपको? वो माशाल्लाह जितने ज़ीरक और जितनी चीज़ को समझ के बोलते हैं एक बड़े ही अंदाज से, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैं ये कह देता हूँ कि वो अपने अंदाज में अपनी पॉलिटिक्स जारी रखे हुए हैं, डिस्पाइट कि उनको जेलों में भी जाना पड़ा, उनको बड़े मुश्किल हालात में भी रहना पड़ा, हॉस्पिटल में उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन आप उससे मर्दे जो हक कहा उन्होंने वो था वो आपके सामने है कि बिल्कुल वो घबराए नहीं हैं और वो अपनी सियासत को अपनी स्पीड पे खुद स्टीयरिंग में बैठ के लेके जा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आसिफ ज़रदारी साहब खुद गए वहाँ पे लाहौर में, और लाहौर गढ़ है और कोई भी सियासी पार्टी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं ले सकती जब तक उसका अच्छा खासा। मलिक साहब एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, प्रोग्राम खत्म करते करते एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा मैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी या PMLN की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई खत्म होती या कम होती आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ना मैं एस्टेब्लिशमेंट में हूँ और ना मैं उन लोगों में हूँ जो कभी कोई बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह आप प्रेजेंट करते हैं वैसे हमें नहीं करना चाहिए। वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। तो मेरा ख्याल है जो कुछ वो बेहतर किया उन्होंने पाकिस्तान में, अगर आज पाकिस्तान आर्मी ना होती तो सही इंडिया तो अमेरिका भी का खा चुका होता। तो लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए कि हमने सब ने मिलकर किसकी क्या मदद करनी है एक दूसरे की, कि हम पाकिस्तान को आगे मुस्तकबिल में इन सारे क्राइसिस से निकाल सकें। रहमान मलिक साहब बहुत
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। रहमान मलिक साहब ने खासतौर पर इस रीजन के हवाले से फिर पाकिस्तान FATF में किस तरह फंसा इस पर खुल कर बात की। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।